हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वीबीटी के बारे में। जो ये वीबीटी है क्लास 12th का उपसर्ग संयोजन यौगिक का एक चैप्टर है, जिसमें हम वीबीटी के माध्यम से क्या समझेंगे कि किसी उपसर्ग संयोजन यौगिक का संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जो वीबीटी है, ये वीबीटी कैसे और कब नियम में लाया गया। तो वीबीटी जब स्टार्टिंग में उपसर्ग संयोजन यौगिकों की खोज हुई तो इन यौगिकों की संरचना और गठन को समझने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक लिनस पॉलिंग और जे.एस. स्लेटर ने एक नियम प्रतिपादित किया। और वो जो नियम था वो किसके आधार पर था? उपसर्ग संयोजन यौगिकों की संरचना और गठन से संबंधित एक नियम दिया, जिस नियम को उन्होंने कौन सा नियम दिया? वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सा नियम दिया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से एक नियम प्रतिपादित किया, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संयोजकता आबंध सिद्धांत। एक नियम दिया, कौन सा? संयोजकता आबंध सिद्धांत। इस नियम के आधार पर उन्होंने कई पॉइंट बनाए और उसमें कई नियम दिए। जैसे कि पहला जो नियम था वो ये था कि किसी भी उपसर्ग संयोजन यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु का जो विन्यास निकालते हैं, यानी कि आप बाउ के नियम से यदि हम किसी केंद्रीय धातु का विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 इस प्रकार की सीरीज से, तो उसमें जो बाहरी डी कक्षक होगी, या तो वो बाहरी डी कक्षक खाली होगी, या अगर नहीं खाली है तो बाहर की दूसरी अन्य कक्षकें खाली होंगी। और यदि वो भी नहीं खाली हैं तो प्रबल लिगैंड के कारण वो खाली कर दी जाएंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये लिगैंड क्या है। तो लिगैंड के बारे में कुछ अभी बेसिक साइज समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उपसर्ग संयोजन यौगिक लिखा है K4FeCN का होल 6। ये यहाँ पे एक उपसर्ग संयोजन यौगिक लिखा है। इस उपसर्ग संयोजन यौगिक में ये जो कोष्टक लगा हुआ है, इस कोष्टक को कहते हैं गुरु कोष्टक। गुरु कोष्टक। इसके बाद ये जो कोष्टक के बाहर तत्व रखा हुआ है, इस तत्व को कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन। तथा गुरु कोष्टक के तुरंत बाद जो हमें पहला तत्व मिलता है, अब पहला तत्व ये है तो इस पहले तत्व को क्या कहेंगे? केंद्रीय धातु कहेंगे। केंद्रीय धातु कहेंगे। तथा इस केंद्रीय धातु और इस कोष्टक के मध्य जितने भी तत्व हों, यौगिक हों अथवा आयन हों, उनको क्या कहते हैं? लिगैंड कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? लिगैंड। इन लिगैंडों की संख्या कभी 2 मिलेगी, कभी 4 मिलेगी और कभी 6 मिलेगी। ये एक फिक्स संख्या होती है, या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे। तो ये जो 12th का सिलेबस है उसमें हमें ज़्यादातर ये देखने को मिलेंगे। वैसे ये 8, 10 और 12 के नंबरों में भी मिल जाते हैं, लेकिन 12th में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो संख्याएँ होती हैं ये दुर्लभ प्रकृति में आते हैं। और ये जो नंबर होते हैं, ये कौन से नंबर होते हैं? ये फिक्स नंबर होते हैं। जैसे कि जो केंद्रीय लिगैंडों की संख्या होगी या तो 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी। तो जो 2, 4 और 6 की केंद्रीय धातु होते हैं, यानी लिगैंडों की संख्या होती है, वे नॉर्मली कंडीशन के होते हैं, यानी कि ये हर जगह अधिकतर ये मिल जाते हैं। लेकिन जो 8, 10 और 12 वाली संख्या के होते हैं, ये दुर्लभ प्रकृति में आते हैं, ये जल्दी मिलते नहीं हैं। अब समझते हैं कि इनको और क्या क्या कहते हैं। तो जैसे ये जो लिगैंडों की संख्या होती है, यानी कि जो लिगैंड होते हैं, इनकी संख्या को क्या कहते हैं? यदि मान लो एग्जाम में आता है तो एग्जाम में इनको लिगैंडों की संख्या नहीं बोला जाएगा, इनको क्या बोलेंगे? उपसर्ग संयोजन संख्या बोलेंगे। यानी कि अगर कोई पूछ दे कि इस कंपाउंड यानी इस यौगिक की उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी है, ये जो लिगैंडों की संख्या होती है इनको क्या कहते हैं? उपसर्ग संयोजन संख्या। अगर कोई एग्जाम में किसी में आ जाए कि इस यौगिक की उपसर्ग संयोजन संख्या कितनी है, तो वहाँ पे आंसर क्या लिखना है? हमें लिगैंडों की संख्या ही लिख देनी है। और इसी उपसर्ग संयोजन संख्या को और भी अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि समन्वय संख्या भी बोल सकते हैं इसको, या फिर द्वितीयक संयोजकता भी बोल सकते हैं। इतने नामों से अगर एग्जाम में आ जाए, द्वितीयक संयोजकता आ जाए, समन्वय संख्या आ जाए या फिर उपसर्ग संयोजन संख्या आ जाए, तो वहाँ पे हमें क्या लिखना है? नॉर्मली लिगैंडों की संख्या ही लिख देनी है। चलिए ये तो हो गया।
अब समझते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था आज का, वीबीटी। तो वीबीटी का जो पहला नियम था वो क्या था कि किसी भी केंद्रीय धातु की बाहरी द्विकक्षक अथवा अन्य बाहरी कक्षकें खाली होंगी या फिर प्रबल लिगैंड के कारण, जैसा कि मैंने लिगैंड बताया, इसमें कुछ लिगैंड प्रबल भी होते हैं और कुछ लिगैंड दुर्बल भी होते हैं। तो प्रबल लिगैंड के कारण वो कक्षकें क्या कर दी जाती हैं, खाली कर दी जाती हैं। अब इसके बाद ये जो खाली कक्षकें हैं जो कि प्रबल लिगैंड के कारण क्या की गई हैं, खाली की गई हैं या फिर स्वतः ही खाली थी, तो ये जो खाली कक्षकें हैं ये आपस में संकृत होकर संकृत कक्षकों का निर्माण करती हैं। और ये जो संकृत कक्षकों का निर्माण होता है, यही संकृत कक्षकें लिगैंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती हैं और क्या कर बनाती हैं, संकरण बनाते हैं। जितनी लिगैंड खाली कक्षकें होंगी उतने ही लिगैंडों से वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके वो संकरण बनाएंगे। अब जब हमारा फाइनल संकरण बन जाएगा तो संकरण में हम क्या डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन सी ज्यामिति बनेगी। अब समझते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि अभी यही नॉर्मली इसी को समझते हैं K4FeCN का होल 6। K4FeCN का होल 6। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो हमारा केंद्रीय धातु है, इस केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें सॉल्व करना होगा। जैसे कि यहाँ पे पहले क्या लिखा है, पोटेशियम, और यहाँ पे लिखा है साइनो। तो पोटेशियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है +1, लेकिन उससे पहले इसकी संख्या लिखेंगे और कोष्टक में लिखेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या। फिर अगला तत्व है तो अगले तत्व के लिए प्लस लगाएंगे और हमें इसकी निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या, तो मानेंगे इसको X। फिर प्लस लिखेंगे, अगले तत्व या कंपाउंड की संख्या लिखेंगे, फिर उसका ऑक्सीकरण नंबर यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है साइनो का -1। अब तो कोई बचा नहीं तो इक्वल लगाएंगे। अब इक्वल के बाद क्या रखेंगे वो डिसाइड होता है यहाँ से। यदि यहाँ पर यानी कि इस जगह पे, इस जगह को क्या कहते हैं, मूर्धांक कहते हैं, मूर्धांक। यदि यहाँ मूर्धांक में कोई आवेश दिया है तो उस आवेश को चिन्ह सहित, प्लस में है तो प्लस में लिख देंगे यहाँ पे इक्वल के बाद, और यदि माइनस में है तो इक्वल के बाद माइनस में लिख देंगे, और यदि कुछ नहीं है तो यहाँ पे नॉर्मली क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब सॉल्व करेंगे तो ये इसको कोष्टक खुलेगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, +x, और यहाँ पे -6 बराबर 0, या x बराबर पश्चांतर करेंगे तो 6 - 4 x बराबर 2, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। अब इसको हम इरेज करके इसको साइड में कहीं लिख लेते हैं केवल ऑक्सीकरण संख्या को। तो x बराबर क्या आया हमारा, +2 आया। अब क्या करना है कि इसका हमें विन्यास निकालना है। Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26, तो निकालेंगे आप बाउ के नियम से। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6, ये बन जाएगा हमारा विन्यास इसका। अब क्या करेंगे कि इसी को फिर से लिखेंगे और ये 26 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको, पहले तो ये हमारा एलिमेंट्स था, बट अब इसको क्या करना, आयन के रूप में चेंज करना है। और आयन के रूप में कैसे चेंज किया जाता है, जो भी इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो वो चिन्ह के साथ हमें यहाँ पे लिखनी होती है। और जब यहाँ पे संख्या लिखी जाती है तो पहले नंबर लिखते हैं, बाद में चिन्ह लिखते हैं, या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना तो केवल चिन्ह लिख देंगे, ++। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इतना होने के बाद कुछ नहीं करना, ये जो सीरीज लिखी है इसी सीरीज को सेम बिल्कुल लिख देना, चेंज करना है इतना कि यहाँ पे जो ये नंबर लिखें, इन नंबरों के आधार पर पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3, फिर 4, ऐसे लिख देना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब यहाँ पे 4s नहीं आएगा, क्या आएगा, 3d6, और लास्ट में आएगा 4s2। अब पहला नियम के आधार पे, वैसे अभी पहला नियम नहीं हमें देखना, यहाँ पे देखना है कि ये क्या लिखा है, यहाँ पे चार्ज लगा है, कैसा, 2+ का, यानी 2+ चार्ज लगा है। और 2+ चार्ज का मतलब है कि ये जो तत्व है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, यानी कि ये त्याग रहा है। और त्यागेगा कहाँ से, बाहर से ही त्यागेगा, ऐसा तो नहीं कि बीच से कहीं से त्याग देगा, बाहर से त्यागेगा। तो बाहर पहले हमारे पास कितने, 2 त्यागना है, तो हम बाहर की कक्षा में ही देखेंगे कि यदि हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए हम वहीं से त्याग देंगे, तो हमें इसमें 2 मिल गए। जब 2 त्याग देगा तो इसके पास क्या बचेगा, 0।
अब इसके पास तो 0 हो गया, अभी डी ये पूरी तरह से खाली नहीं है, तो क्या करना है, वो खाली हो अथवा ना हो। स्टार्टिंग में आपको 4s, तो ये तो खाली हो गया, और एक उपकक्षा और खाली अवस्था में ले लेनी है, यानी कि 4s भी ले लेना है और 4p भी ले लेना है। अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो बाहरी, अब ये देखना कि बाहरी डी कक्षक इसमें कौन सी है। यदि कई डी कक्षकें इसमें दी हैं तो सबसे बाहर की लेनी है, और बाहर की डी कक्षक कौन सी है, ये, यानी कि यहाँ से लेके ये सब कौन सी कक्षकें होंगी, ये अलग अलग डिवाइड हो जाएंगी। इस साइड की जो कक्षकें होंगी वो कहलाएंगी बाह्य कक्षकें, और इस साइड की जो कक्षकें होंगी वो कहलाएंगी आंतरिक कक्षकें। अब ये जो बाह्य कक्षकें और आंतरिक कक्षकें डिवाइड हुई, इन्हीं में से हमारा क्या होगा, संक्रमण कंफर्म होगा। अब इसमें जो है कुछ कक्षकें संक्रमण में भाग लेंगी और कुछ कक्षकें संक्रमण में भाग नहीं लेंगी। तो भाग कौन से लेंगी, ये जो बाह्य कक्षकें हैं, ये बाह्य कक्षकें ही संक्रमण में भाग लेंगी। अब क्या करना है कि ये जो कक्षकें हैं इनको हमें ऑर्बिटल के रूप में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि डी जो उपकक्षक होती है इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। एस में 1 ऑर्बिटल होता है और पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब इसमें क्या करना है कि जो अब ये ऑर्बिटल हमने बना दी, इसमें इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। तो ये जो होगा वो कौन सी अवस्था में होगा, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में होगा। अब सामान्य अवस्था में किस सामान्य अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो हुंड के नियम के आधार पर फिल किए जाते हैं, क्योंकि हुंड का नियम क्या कहता है, जिसने 11th की जिसने कक्षा क्रॉस की है उसने पढ़ा होगा सेकेंड लेसन में, जो सेकेंड लेसन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसमें हुंड का नियम है। और हुंड का नियम ये कहता है कि जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक वो युग्मित नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉनों को हम पहले ऊपर की ओर एक एक भरेंगे। जब अगर हमारे पास बचे इलेक्ट्रॉन, यदि बचते हैं तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनको युग्मित करना स्टार्ट कर देंगे। तो 5 और 1 6 कंप्लीट हो गए, इनको अयुग्मित ही छोड़ देंगे। इसके बाद अगले में भरेंगे तो देखते हैं कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 थे और 2 हमने घटा दिए, तो इसमें कितने बचे, 0। इसमें तो कुछ भरेंगे नहीं और इसमें पहले से ही 0 हैं। अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि यहाँ पे लिगेंड कौन सा था, तो लिगेंड ये कौन सा है, प्रबल CN लिगेंड द्वारा अतिव्यापन, क्या होगा यहाँ पे, अतिव्यापन होगा। और जब इसमें अतिव्यापन होगा तो ये सामान्य अवस्था से कौन सी अवस्था में बदल जाएगी, अब उत्तेजित अवस्था में इसमें परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि सामान्य अवस्था से अब ये कक्षकें कौन सी अवस्था में आ जाएंगी, उत्तेजित अवस्था में। तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा कि इसमें जो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो प्रबल लिगेंड के कारण, इस प्रबल लिगेंड के कारण ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सब युग्मित हो जाएंगे। और युग्मित होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगी, कक्षकें रिक्त हो जाएंगी। और ये तो पहले से ही रिक्त थी। अब ये देखना कि रिक्त कक्षकें हमारे पास कितनी हैं, इनकी काउंटिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें ये 6 है, और अब थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं इसमें कि हमारे पास लिगेंडों की संख्या कितनी थी। तो जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लिगेंडों की संख्या कितनी है, 6। तो जितने लिगेंड होंगे यदि उतनी ही हमारे पास कक्षकें हैं तब तो सही है। अगर कक्षकें कम हैं तो हम फिर इसको और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 6 थी, अब जितनी ये कक्षकें खाली हैं, जैसा कि हमें पता है कि ये जो CN लिगेंड है वो एक दंती लिगेंड होता है। तो एक दंती लिगेंड का मतलब क्या है कि ये केवल एक युग्म ही प्रदान करेगा, और एक युग्म तो एक कक्षक में आ जाता है। तो प्रत्येक कक्षक के नीचे एक एक CN लिख देना है इस प्रकार से। और सबको एक एक युग्म प्रदान कर देना है। अब हमारा संक्रमण कंफर्म हो गया। अब संक्रमण कैसे पता करेंगे, यहीं तक मेन काम है इसमें। अब संक्रमण कैसे पता करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे पहले कक्षक कौन से, D, फिर S, फिर P। अब ये देखो कि D के कितने कक्षकों ने लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो सबसे पहले हम D लिखेंगे, और D की कितनी कक्षकें हैं, 1 और 2, तो 2 को ऐसे लिख देंगे। फिर S की केवल एक कक्षक है तो सिंपल S लिख देंगे, और P की कितनी कक्षकें हैं, 1 2 3,
D2sp3 हमारा कौन सा संक्रमण बन जाएगा? D2sp3 संक्रमण बन जाएगा, यानी संक्रमण कौन सा आएगा इसमें? D2sp3। और यदि इसमें ज्यामिति बतानी है तो D2sp3 में ज्यामिति बनती है अष्टफलकीय ज्यामिति, अष्टफलकीय ज्यामिति बनेगी। तो हम ये सब इससे निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम इसमें VBT के माध्यम से क्या करेंगे? किसी भी उपसर्ग संयोजन यौगिक का संक्रमण फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अब मैं यहाँ पर कुछ जैसे कि कन्फ्यूजन ये होगी कि अब हमें ये पता कैसे चलेगी कौन सा लिगैंड प्रबल है और कौन सा लिगैंड दुर्बल है। तो प्रबल और दुर्बल लिगैंड की जो टेबल होगी वो मैं क्या करूँगा कि अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तथा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जाके प्रैक्टिस करिए। और यदि कोई समस्या होती है आप मुझसे या तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझसे टेलीग्राम में मैसेज के माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क बना सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।